क्या कर रहे थे? हो गया? लास्ट टाइम फ्रैक्चर की बात करी थी। फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर के प्रकार लिखे थे, उसके बाद में अपने फ्रैक्चर हीलिंग लिखी। हीलिंग के अंदर लिखा फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सॉफ्ट कैलस, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बोन कैलस और फिर सेकेंडरी बोन कैलस। समय अलग अलग लिखा था। कैल्सिफिकेशन के लिए टाइम लिखा था अपने 10 से 14 दिन का। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो 10 दिन काउंट करना था हमारे को। हीमेटोमा बनने के अंदर समय लगता है कितना? 24 घंटे। प्राइमरी सॉफ्ट कैलस बनने के अंदर समय 7 से 14 दिन का। प्राइमरी बोन कैलस बनने के अंदर 1 से 1.5 महीना और सेकेंडरी बोन कैलस 1.5 से 2 महीने। उसके बाद में ट्रीटमेंट के अंदर रिडक्शन, रिटेंशन, बाकी सारी डिटेल्स अपन ने लिखी थी। हर्निया की डिफाइन लिखी थी कि शरीर की किसी सामान्य अथवा असामान्य गुहा में किसी अंग का चले जाना क्या कहलाएगा? हर्निया कहलाएगा। फिर अलग अलग प्रकार के हर्निया लिखे थे और 3 विशेषताएं लिखी थी: हर्नियल सेक, हर्नियल कंटेंट और हर्नियल रिंग। प्रकार के अंदर फिर अपन ने लिखा था कि एक्सटर्नल हर्निया वो होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं और जिसके अंदर तीनों भाग पाए जाते हैं। इंटरनल हर्निया की अगर बात करते हैं तो क्या नहीं पाया जाता? हर्नियल सेक नहीं पाया जाता, क्योंकि त्वचा का आवरण वहां पर होता ही नहीं है। उसके बाद में रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल हर्निया लिखा, जहां पर अपन प्रेशर करके हर्नियल कंटेंट को अपनी सामान्य लोकेशन के अंदर पहुंचा सकते हैं, वो रिड्यूसिबल हर्निया। जहां पर आप नहीं पहुंचा सकते वो इरिड्यूसिबल हर्निया। उसके बाद में ट्रोमेटिक और इन्फेक्शियस हर्निया लिखा था। ट्रोमेटिक यानी चोट लगने के कारण और इन्फेक्शन यानी संक्रमण के कारण। फिर हर्निया के अंदर अलग अलग नाम लिखे थे अपन ने। हर्निया के अंदर लिखा था अम्बिलिकल हर्निया को हम क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसील बोलते हैं। और इन्ग्वाइनल हर्निया को ब्यूबेनोसील बोलते हैं। एंटेरोसील क्या होती है? आंत का इंटेस्टाइन। ओमेंटोसील क्या होता है? ओमेंटम का। हिस्टेरोसील किसका होता है? यूट्रस का। हेपेटोसील किसका होता है? लीवर का। लिखे थे ये सारे के सारे। इससे रिलेटेड ही टॉपिक है एक, हेडिंग डालोगे शॉक। शॉक शॉक हर्निया के ट्रीटमेंट के अंदर 2 चीजें याद रखनी है आपको। पहला तो ओवरलैपिंग सुचर, जो सामान्य हर्निया के अंदर या एक्सटर्नल हर्निया के अंदर काम में लेते हैं। डायफ्रागमेटिक हर्निया की केस के अंदर अपन कौन सा काम में लेते हैं? फोर्ड इंटरलॉकिंग या कंटिन्यूअस लॉक स्टिच। ये आपको याद रखना है। हेडिंग डालोगे शॉक। ये वो वाला शॉक नहीं है जो आप करते हो, दूसरे वाला शॉक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? देखो, मैं अपने रिस्क पे नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको आघात सिर्फ आपके कहने पे लिख रहा हूं। आघात लिखे हुए से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, शौक से बस। ठीक है, देखो इधर कोई सा भी ऑर्गन है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा अपन ने? पढ़ा? ठीक है, ये हार्ट पढ़ा था। 4 भाग थे, ऊपर की तरफ लंग्स लिखा था, नीचे की तरफ बॉडी लिखी थी। और यहां से क्या निकली थी? एरोटा। एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से और आर्टियोल से कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज किसको ब्लड की आपूर्ति करती हैं? बॉडी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। क्या हो, मान लो अगर कोई आर्टरी टूट जाए, इससे रक्त स्त्राव हो जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो क्या होगा? क्या हो अगर किसी रक्तवाहिनी से लगातार ब्लीडिंग होती रहे, तो क्या होगा? शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, इसका मतलब अंगों तक रक्त भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि अंगों को तक टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कम हो जाए तो रक्त की मात्रा भी कम हो जाएगी। रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो इन अंगों तक पहुंचने चाहिए वो पहुंच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जानवर में क्या आ जाएगा? आपके अंदर भी क्या आ जाएगा? शॉक। पहला कारण, जहां पर टोटल वॉल्यूम के अंदर कमी हुई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी कारण से इस आर्टरी, आर्टरी मान लो इतनी बड़ी थी, ठीक है, किसी कारण से आर्टरी की साइज अगर छोटी हो जाती है, इतनी ही रह जाती है, तो भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने के कारण इस अंग तक रक्त की आपूर्ति कम होगी। रक्त की आपूर्ति कम होगी तो क्या हो जाएगा? शॉक। तो बेसिकली शॉक को जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम डिफाइन करते हैं कि वह क्लिनिकल कंडीशन जिसके अंदर अंगों तक पहुंचने वाले रक्त की मात्रा में कमी आती है, क्या कहलाती है? शॉक। और ये 2 कारण से हो सकती है: कुल रक्त की मात्रा में कमी या फिर रक्तवाहिनियों के आकार में परिवर्तन होने के कारण। क्या कहलाएगा? शॉक। लिखो, हेडिंग डालिए शॉक आपने। लिखो, वह क्लिनिकल अवस्था, फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये तो सर, हम सर्जरी के अंदर पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ोगे क्या?
लिखो शोक वह क्लिनिकल अवस्था जिसमें शरीर के प्रमुख अंगों तक, वह क्लिनिकल अवस्था वह क्लिनिकल अवस्था जिसमें शरीर के मुख्य अंगों तक रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, शोक कहलाती है। शोक कहलाती है। ऐसा रक्त वाहिनियों के आकार में परिवर्तन अथवा अंगों तक पहुंचने वाले रक्त की मात्रा में कमी आने के कारण होता है। तो वह क्लिनिकल अवस्था जहां पर शरीर के मुख्य अंगों के अंदर रक्त की आपूर्ति कम हो जाएगी, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? शोक। दो चीजों के कारण हो सकता है, या तो रक्त वाहिनियों के आकार में परिवर्तन हो और या फिर अंगों तक पहुंचने वाली रक्त की मात्रा में कमी हो जाए। दोनों ही कंडीशन से क्या होगा? शोक। शोक को ही अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक वो अलग चीज नहीं। हार्ट अटैक शोक वाली कंडीशन बोल सकते हो वैसे, है ना। हार्ट अटैक ज्यादातर आते क्यों है? किसी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज होने के कारण अंगों के अंदर रक्त की आपूर्ति घट जाएगी, तो भी वो किसके अंदर आ जाएगा? शोक। लिखोगे शोक के प्रकार। क्या हुआ? बोल क्या हुआ? लिखो शोक के प्रकार। टाइप्स ऑफ शोक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास में हीमोरेजिक शोक। देखो इधर, हीमोरेजिक शोक की अगर बात करते हैं तो अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण कौन सा शोक होता है? सामान्य रूप से रक्त की मात्रा की अगर बात करते हैं, आपको पता ही है कितने % होती है, या फिर 1/14 तो सामान्य रूप से अगर बात करते हैं तो शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर भार का 7 से 8% या फिर 1/14 क्या पाया जाता है? रक्त। अगर चोट लगती है, रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होने के कारण इसके अंदर 25% तक अगर कमी आ जाती है, तो ये 25% कमी होने के कारण कौन सा शोक उत्पन्न होगा? हेमोरेजिक शॉक। ठीक है, तो रक्त की मात्रा कम हो गई तो अंगों तक पहुंचने वाला रक्त भी कम रहेगा, और अंगों तक रक्त कम पहुंचेगा तो जानवर कौन सी कंडीशन में आएगा? शॉक। ठीक है, इसीलिए नाम क्या दिया है? हिमोरेजिक शोक। हिमोरेजिक शोक के बाद के अंदर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में हाइपोवोल्यूमिक शोक। हाइपोवोल्यूमिक शोक। हाइपो का मतलब होता है कम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। अगर कोई भी पशु कभी किसी आग में जल जाते हैं तो आग में जलने पर बेसिकली रक्त वाहिनियों का नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता, रक्त का नुकसान इतना ज्यादा नहीं होता जितना प्लाज्मा का नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है? प्लाज्मा। और आपको पता है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगर तरल भाग के अंदर कमी हुई तो उस केस के अंदर रक्त का आयतन कम हो जाएगा, और ऐसे शोक को हम क्या बोलेंगे? हाइपोवोल्यूमिक शोक।
ठीक है, चूंकि ये वॉल्यूम कम हो रहा है, यहां पर भी वॉल्यूम कम हो रहा है, दोनों के अंदर ही हो रहा है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक रक्त स्त्राव होने के कारण वॉल्यूम कम हो रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, हीमोरेजिक शॉक। और यहां पर सिर्फ वॉल्यूम किसका कम हो रहा है, प्लाज्मा का, इसीलिए क्या बोला है, क्लियर है? लिखो पहले हीमोरेजिक शॉक। टाइप्स ऑफ शॉक में पहला लिखोगे हीमोरेजिक शॉक। हीमोरेजिक शॉक, हीमोरेजिक शॉक हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में चल जाएगा, लिखो। लिखो हीमोरेजिक शॉक। लिखो अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण रक्त की मात्रा में कमी आ जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण रक्त की मात्रा में कमी आ जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण रक्त की मात्रा में कमी आ जाती है, रक्त की मात्रा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखो। एक स्वस्थ पशु के शरीर में, एक स्वस्थ पशु के शरीर में एक स्वस्थ पशु के शरीर में कुल शरीर भार का 7 से 8%, एक स्वस्थ पशु के शरीर में कुल शरीर भार का 7 से 8%, कुल शरीर भार का 7 से 8% या 1/14 भाग रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ पशु के शरीर में कुल शरीर भार का 7 से 8% या 1/14 भाग रक्त पाया जाता है, 1/14 भाग रक्त पाया जाता है, 1/14 भाग रक्त पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो कुल रक्त के आयतन में, कुल रक्त के आयतन में, कुल रक्त के आयतन में 25% से अधिक कमी होने पर, कुल रक्त के आयतन में 25% से अधिक कमी होने पर, कुल रक्त के आयतन में 25% से अधिक कमी होने पर हीमोरेजिक शॉक हो जाता है। कुल रक्त के आयतन में 25% से अधिक कमी होने पर हीमोरेजिक शॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोरेजिक शॉक। क्लियर? ठीक है, देखो इधर, अगर रक्तस्राव का कारण कोई चोट है, ट्रोमा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इसे हम ट्रोमेटिक शॉक भी कहते हैं। कौन सा शॉक? ट्रोमेटिक शॉक। मान लो एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से शॉक में आके अगर निर्मल मर गया, तो उस केस के अंदर अपन किसको, कौन सा शॉक बोलेंगे? ट्रोमेटिक शॉक। क्यों? क्योंकि रक्तस्राव किसके कारण हुआ है? चोट या ट्रोमा कारण। नोट डाल के लिखो आराम से सर। सर को आगे आओ, पीछे जाओ, आजा। नोट डाल के लिखो। अगर रक्तस्राव किसी चोट के कारण हो रहा है तो, अगर रक्तस्राव, अगर रक्तस्राव किसी चोट या ट्रोमा के कारण होता है तो, अगर रक्तस्राव किसी चोट या ट्रोमा के कारण हो रहा है तो, अगर रक्तस्राव किसी चोट अथवा ट्रोमा के कारण हो रहा है तो इसे ट्रोमेटिक शॉक कहते हैं। अगर रक्तस्राव किसी चोट अथवा ट्रोमा के कारण हो रहा है तो इसे ट्रोमेटिक शॉक कहते हैं, इसे ट्रोमेटिक शॉक कहते हैं।
कौन सा शोक कहेंगे? ट्रोमेटिक शोक। तो ट्रोमेटिक शोक एक प्रकार का हिमोरेजिक शोक ही है, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर रक्तस्राव जो हो रहा है वो ट्रोमा या चोट के कारण हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रोमेटिक शोक। ऑप्शन के अंदर अगर ट्रोमेटिक शोक नहीं दे रखा है तो फिर आंसर क्या कर जाएंगे? हिमोरेजिक शोक। नेक्स्ट हाइपोवोलेमिक शोक सेकंड नंबर पे। हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक किस कंडीशन के अंदर होगा? जब पशु जलेगा। जलेगा तो बेसिकली रक्त तो निकलेगा नहीं, लेकिन प्लाज्मा जरूर निकलकर बाहर आ जाएगा। तो आपने देखो कई बार जैसे हाथ वगैरह जल जाता है तो फिर वो पानी पानी से निकल कर आ जाता है टिश्यू, वैसा ही कुछ इस कंडीशन के अंदर होगा। लिखो, पशु के अत्यधिक रूप से जल जाने पर, 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 पशु के अत्यधिक रूप से जल जाने पर रक्त में से प्लाज्मा का आयतन कम हो जाता है। पशु के अत्यधिक रूप से जल जाने पर रक्त में से प्लाज्मा का आयतन कम हो जाता है। रक्त में से प्लाज्मा का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। वॉल्यूम कम हुआ है प्लाज्मा की कमी होने के कारण, इस वजह से कौन सा शॉक होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक। संक्रमण का उपस्थित होना क्या कहलाता है? और अनुपस्थित होना एसेप्सिस। तो उसी से वर्ड लिया अपने ने, सेप्टिक शॉक। अत्यधिक जीवाणुओं के संक्रमण होने के कारण जीवाणुओं के द्वारा टॉक्सिन्स का स्रावण किया जाता है और जिसके कारण पशु शॉक में आ जाता है। ऐसे शॉक को क्या बोलते हैं? लिखो इसके अंदर सेप्टिक शॉक। अत्यधिक बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जीवाणु संक्रमण भी बोलते हैं। होने के कारण होने के कारण अत्यधिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण होने के कारण, अत्यधिक बैक्टीरियल संक्रमण या जीवाणु संक्रमण होने के कारण, होने के कारण जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन्स का स्रावण किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन्स, मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, वहां पर बात करेंगे। जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन्स का स्रावण किया जाता है जिससे पशु में सेप्टिक शॉक होता है। टॉक्सिन्स का स्रावण किया जाता है जिससे पशु में सेप्टिक शॉक होता है, जिससे पशु में सेप्टिक शॉक होता है, जिससे पशु में सेप्टिक शॉक होता है। कौन सा शॉक रहेगा? सेप्टिक शॉक। किसके कारण रहेगा? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण। ऑप्शन दे रखे होंगे आपके को, जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा शॉक होता है? पशु के जल जाने पर कौन सा शॉक होता है? अत्यधिक रक्तस्राव होने पर हेमोरेजिक शॉक। किसी चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने पर ट्रोमेटिक शॉक। कोई नहीं पूछेगा इनके अंदर से, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लेना, जो पूछा जाएगा वो सुनो।
चौथे नंबर पे आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है आपको, एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दवा के रिएक्शन करने से कौन सा शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। उल्टी सुल्टी दवाएं लगाओगे तो उस केस के अंदर पशु के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनके आकार के अंदर परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जितनी भी दवाइयां आपके पास में तरल रूप के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल मान लो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मान लो, है ना, लिक्विड फॉर्म के अंदर आती है। सल्फाडिमिडीन मान लो, जेंटामाइसिन मान लो, ये सारी सारी तरल रूप में आती है। एक दवाइयां एंटीबायोटिक्स वो आती हैं जो पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। तो पाउडर फॉर्म वाली दवाइयों को पहले स्टेरल वाटर के अंदर घोलना होता है, उसके बाद में अपन आईवी या आईएम लगाते हैं। लिक्विड फॉर्म वाली दवाइयों को आईएम लगाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी लिक्विड फॉर्म वाली मेडिसिन को अगर आप आईवी लगाते हो, और वो भी फास्ट आईवी लगा देते हो कई बार, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ने 20 ml भरी अपने सिरिंज, जानवर ज्यादा हिल रहा था, आपने फटाफट से लगा दी, उस केस के अंदर जानवर के अंदर वैसो कॉन्ट्रेक्शन है, वैसो डायलेशन, यानी कि कैपिलरीज के आकार के अंदर या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर आकार बढ़ गया तो आकार बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो पशु शोक में आ जाएगा। कौन सा शोक कहलाएगा, एनाफाइलेक्टिक शोक। मान लो वैसो कॉन्ट्रेक्शन हो गया, कैपिलरीज के आकार में परिवर्तन होकर वो कम हो गई, कम हो गई तो अंगों तक पहुंचने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से भी कौन सा शोक हो जाएगा, एनाफाइलेक्टिक शोक हो जाएगा। तो जितने भी लिक्विड वाली जो दवाई आती है, अगर आपको लगता है कि मेरे को आईवी लगाना है, उस केस के अंदर आप इसको फ्लूइड के अंदर डिजोल्व करके लगाओ, और या फिर स्लो आईवी लगाओ। ध्यान रखना इस चीज का। अपन बोलते हैं कि सीबीजी जब लगाते हैं तो स्लो आईवी लगानी चाहिए, लेकिन आपके पास में टाइम थोड़ी होता है, उधर दूसरा भी इंतजार कर रहा है आपका, फिर आप उधर से टूटी चालू कर देते हो। टूटी चालू करते हुए तो कैल्शियम, आपको पता है कि पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम। कार्डिक अरिथ्रमा करता है, मायोकार्डियम के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होते हैं उनको अनियमित कर देता है, जिसकी वजह से पशु में शोक आ जाता है, और पशु, कौन सा शोक, एनाफाइलेक्टिक। तो जब भी आपको मौका मिले, स्पेशली अगर बात करता हूँ स्मॉल एनिमल्स के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही आईवी चढ़ाओ। गाय भैंस के अंदर अगर आपको 2-3 लीटर तक फ्लूइड चढ़ाना है तो आप फुल वॉल्यूम के ऊपर चढ़ा दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैल्शियम जब भी लगाओगे हमेशा स्लो आईवी ही लगाओगे, और कार्डिक अरिथ्मा को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट भी लगाओगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करोगे ये वाला। लिखो, एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी दवा के रिएक्शन करने के कारण किसी दवा के रिएक्शन करने के कारण किसी दवा के रिएक्शन करने के कारण एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। किसी दवा के रिएक्शन करने के कारण एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। किसी दवा के रिएक्शन करने के कारण एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। ठीक है, उपचार लिखो, ट्रीटमेंट, उपचार। ट्रीटमेंट या उपचार के लिए हम काम में लेते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिस चीज की कमी हुई है उस चीज को आप लगा दो। ब्लड की कमी हुई तो ब्लड चढ़ा दो, प्लस प्लाज्मा कमी हुई प्लाज्मा चढ़ा दो। दोनों ही अगर आपके पास में नहीं है तो कोई सा भी फ्लूइड चढ़ाओ, डीएनएस चढ़ा दो, एनएस चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो। ठीक है, तो पशु शोक में नहीं आएगा। लिखो इसके अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी। ब्लड प्लाज्मा डीएनएस की डोज रेट की अगर बात करते हैं तो 5 ml पर केजी बॉडी वेट। प्लाज्मा की बात करते हैं तो 10 ml पर केजी बॉडी वेट, और डीएनएस अगर आप लगा रहे हो तो 4 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट। ध्यान रखना, टोटल डोज की कैलकुलेशन करनी है आपको 24 घंटे के आधार पर। कितने आधार पर, 24 घंटे।
5 ml, मान लो 500 किलो का जानवर है हमारा, 500 किलो के जानवर के अंदर कैलकुलेशन तो आती है आपके, मैथ तो आती है ना। 5 ml को अगर 500 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2500। क्या आएगा? ml। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 लीटर, इतना ही होगा। ठीक है, तो 2.5 लीटर ब्लड जो आया है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में ही ऐसा नहीं कि तुम टूटी खोल के चला दो, ये 2.5 लीटर आपको 24 घंटे के अंदर चढ़ाना है, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ही चलना चाहिए आपको। क्लियर है? सेम प्लाज्मा के लिए, सेम डीएनएस के लिए। अब डीएनएस वाला काम तो आपको पता ही है, अपन 24 घंटे के अंदर चढ़ाते रहेंगे तो बाकी केस कहां से देखेंगे? टूटी चालू कर दो बस। लिखो रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या सर? फास्ट दे सकते हो या सबकट लगा सकते हो ना सर? लगाते हैं फास्ट, तेज तेज। हमने कहा ना सर, कैल्शियम को अगर तेज चढ़ाओगे तो पशु के अंदर कार्डियक अरिथ्रमा हो जाएगा। अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। 450 ml की कैल्शियम की बोतल आती है, मिल्क फ्यूर के केस के अंदर कैल्शियम काम में लेना आपको। 300 ml उसको आईवी लगा दो, 150 ml को सबकट लगा दो। लगाने का कारण भी बता देता हूँ। 300 ml आईवी लगाओगे तो वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को अप करेगा, जिसके वजह से जानवर हमारा ठीक होगा। लेकिन वो लेवल किस लेवल तक मेंटेन रहेगा? आपको लगातार कैल्शियम भी तो देना है उसको। सबकट के अंदर आपको पता है कि अवशोषण धीरे धीरे होता है, तो एक बार तो लेवल हाई कर दिया और उस लेवल को बनाए रखने के लिए आपको सबकट देना पड़ेगा। तो 75 ml एक साइड के अंदर और 75 ml एक साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर सबकट लगा दो। हल्की सी सूजन कभी कभी आ सकती है, तो ओनर को बोल देना कि बर्फ का सिकाव भी कर देना अगर सूजन आती है तो। कई बार ओनर घबरा जाता है कि साहब कहीं कर गया, तो पहले बोल देना कि भाई सूजन हल्की सी आ सकती है, तो सिकाव कर देना बस। तो वो कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे को सबकट लगाना जरूरी होता है। अवशोषण तो सर्वाधिक किससे होता है? आईवी से। भाई एक तो डायरेक्ट आपने खून के अंदर डाल दिया, एक आपने जस्ट सबकट लगाया। इंट्रामस्कुलर के अंदर और ज्यादा जल्दी अवशोषण होता है, सबकट के अंदर और कम होगा, ओरली अगर देखो तो और ज्यादा कम होगा। ठीक है ना? तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसके हिसाब से आपको करना है काम। लेकिन थोड़ा सा आप ये भी चाहते हो कि अगर वॉल्यूम कम हो गया तो हार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर ले, उसके लिए आप चाहो तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो। नोट डाल के लिखो, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए। हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसके अलावा आप काम में ले सकते हो जीवन रक्षक औषधि। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन। डेक्सोना के नाम से आती है। आपने परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन किया। 2 साल डिप्लोमा करने के बाद में आपने 4 ही चीजें सीखी, ए बी सी और डी। ए फॉर एंटीबायोटिक, बी फॉर बी कॉम्प्लेक्स, सी फॉर सीपीएम और डी फॉर डेक्सोना। कि ये 4 दवाइयां तो अपने को लगाने ही लगाना है, हमारा परम धर्म है ये तो, कि अगर हम किसी के ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे को ये लगाने ही लगानी है। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है, लेकिन अब फर्क आ गया है सर। सीपीएम अगर ज्यादा लगाओगे तो, सीपीएम लगाते क्यों? शॉक को रोकने के लिए तो लगाते हैं, बाकी उसकी आवश्यकता है क्या? नहीं। जहां पर आपको लगाता है कि डबल एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर आप सीपीएम काम में लो, अच्छा काम करेगी, है ना। लेकिन सिंगल एंटीबायोटिक के अंदर सीपीएम का कोई काम नहीं होता। दूसरी बात, अगर पशु को टेम्परेचर आ रहा है तो उस केस के अंदर एंटीबायोटिक काम में लो, है ना। अगर टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो फिर आप एंटीबायोटिक काम में मत लो। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है, एक इंजेक्शन लगाने के बाद में 300 रुपए मांगोगे तो ओनर देता। कुछ चीजें हैं डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अंदर, फील्ड की, जो ओनर नहीं समझता और ना हम अपन उसको समझा सकते हैं। आप लगाओगे 4 इंजेक्शन, वो 400 रुपए दे देगा। आप एक्सेप्ट एक इंजेक्शन लगाओ 400 रुपए का, वो आपको 400 रुपए नहीं देगा। सीधी सी बात है। दिक्कत यहां तक? दिक्कत नहीं। वुंड से शुरुआत करी थी अपन ने। वुंड के अंदर ओपन वुंड, क्लोज वुंड, फिर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा? क्लीन वुंड, कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड वुंड। वुंड के बाद के अंदर फिर अपन ने ओपन क्लोज पढ़ा,
ओपन क्लोज के बाद के अंदर क्या पढ़ा अपन ने? ट्यूमर, ट्यूमर के बाद में एब्सेस, एब्सेस के बाद में सिस्ट, सिस्ट के बाद में हर्निया, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के बाद में हर्निया, हर्निया के बाद में, तो यहां पर घाव जैसे ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस वो सारी की सारी होती है खत्म। ओरिजिनल सर्जरी के ऊपर आते हैं। हेडिंग डालोगे शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरण। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरण। जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्टरलाइजेशन के अंदर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जैसा कि मैंने कहा था, घाव के अंदर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जैसा कि मैंने कहा था, एब्सेस, सिस्ट, ट्यूमर, हर्निया और फ्रैक्चर, इनके अंदर से भी एक क्वेश्चन आएगा। इनके अंदर से एक ही आएगा, ठीक है। वैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्लियर? हेडिंग डालो शल्य क्रिया के अंदर काम आने वाले उपकरण। केटिकोस्टेरॉइड क्या है सर? केटिकोस्टेरॉइड नहीं है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। अब ध्यान रखना, तुम क्या ना अपडेट होते हो ना, तुम नॉलेज अपडेट नहीं करते। डेक्सोना की पता ही आपको कि प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर काम में नहीं लेते अपन, पता है उसकी जगह क्या काम में लेते हो फिर? प्रेडनिसोलोन में नहीं लेते, आइसोफ्लुप्रिडोन काम में लेते हो, आइसोफ्लूइड काम में लेते हो, ठीक है ना। एक लेवल से ज्यादा अगर आइसोफ्लूइड काम में लोगे ना तो पशु के अंदर हाइपोकेलेमिया हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम की कमी हो जाएगी और उसके अंदर नर्वस साइन आने लग जाएंगे और आपका दिमाग ये भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये आए क्यों है। ओनर को पता नहीं लगेगा, ओनर तो जानता ही क्या है, लेकिन आपने तो लगा दिया। मैंने कहा ना, इथिक्स आपको पता होना चाहिए, आपका डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। हर एक इंजेक्शन जो आप लगा रहे हो पशु को, उसका कारण पता होना चाहिए कि मैं लगा क्यों रहा हूं उसको। ऐसा नहीं कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे फिर फील्ड के अंदर, है ना। दिग्गज बैठे हुए हैं, जब फील्ड के अंदर जाओगे ना तब पता लगेगा कि एक्चुअल में फील्ड होता क्या है। ओनर एक बार में देख के पहचान लेगा कि आपको इंजेक्शन लगाना आता है या नहीं आता। आपके निडल पकड़ने के तरीके से पता लगेगा आपको इंजेक्शन लगाना आता है कि नहीं आता। ओनर कह देगा पकड़ लो जानवर को, लगा लो आप। उस टाइम पे वो आपके चेहरे की कॉन्फिडेंस देख लेगा कि आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी है कि पकड़ लोगे आप। ओनर कह देगा डॉक्टर साहब थे ही बांद्र, बता दो। चेक कैसे करता है ओनर? ऐसे तो चेक करता है, डॉक्टर साहब थे बांद्र बताओ ना कि क्या करते। नए नए डॉक्टर आता है तो ऐसे चेक होते हैं, डॉक्टर साहब थे बताओ ना क्या। अब डॉक्टर साहब को आए तो बांधे, है ना। डॉक्टर साहब ने किताबों में पढ़ा है रूफ मेथड होता है, बार्ले मेथड होता है। डॉक्टर साहब ने कभी गाय की रस्सी बांधी हो तो पता लगे, लेकिन डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं। तो सीख के जाओगे, फील्ड में जाओ ना तो सब कुछ आना चाहिए आपको। और चाहे कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन ओनर को कभी ये नहीं कहना है कि मेरे को ये नहीं आता। आप बोल दो इसको जरूरत ही नहीं है। बोले साहब बोतल चढ़ा दो, अपने को आईवी लगानी आती नहीं, अजी साहब बोतल बोतल की जरूरत को नहीं, तो इंजेक्शन हमें ठीक है जाओगे, है ना। कभी कभी तो मैं भी तुम्हारे को गलत चीजें सिखाता हूँ। अरे फील्ड ऐसा ही है। हेडिंग डालोगे सबसे पहले स्केलपल। स्केलपल, तीन चीजें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपके पास में होनी होनी चाहिए आपके बैग के अंदर। पहली तो स्केलपल, दूसरा आपके पास में एक निडल होल्डर होना चाहिए, और तीसरी आपके पास में सीजर। ये तीन चीजें। स्केलपल की अगर बात करते हैं तो बीपी हैंडल तो अपने पास में होता नहीं, लेकिन ब्लेड, जो डिस्पोजेबल ब्लेड्स आती हैं वो आपके पर्स के अंदर होनी होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है अपने को। तो पर्स में होनी चाहिए आपकी, यानी कि कभी कोई कुछ कहते तो आप ये नहीं कहो कि साहब ब्लेड तो चाहिए कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्केलपल की जरूरत, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उपयोग देके उपकरण का नाम पूछा जाएगा, और या फिर उपकरण का नाम देके उसका उपयोग पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्केलपल का उपयोग क्या है? हम बोलेंगे शार्प डिसेक्शन ऑफ टिश्यू।
उत्तकों के तीक्ष्ण विच्छेदन के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्केलपल। तीक्ष्ण विच्छेदन की आवश्यकता क्यों है? ताकि नजदीकी उत्तकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। नजदीकी उत्तकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। स्केलपल की अगर बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग में पहला भाग आता है बीपी हैंडल और दूसरे नंबर पे आती है, आप बीपी ब्लेड बोलते हो, बाकी वो बीपी ब्लेड नहीं होती, वो स्केलपल ब्लेड होती है। स्केलपल ब्लेड। बीपी का मतलब यहां पर बुद्धि प्रकाश से बिल्कुल भी नहीं है। किससे है? बार्ड पार्कर से। ठीक है। स्केलपल ब्लेड की अगर बात करते हैं तो ये डिस्पोजेबल ब्लेड्स भी बोलते हैं इनको। डिस्पोजेबल ब्लेड्स का मतलब है कि एक बार काम में लिया और उसको फेंक दिया। डिस्पोजेबल ब्लेड्स का उपयोग, यानी नाम अपन ने पहले भी लिखा था, हमने कहा था इनका स्टलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? गामा रेज के द्वारा। ठीक है। बीपी हैंडल की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, 3 नंबर और 4 नंबर। ब्लेड्स की अगर बात करते हैं तो ब्लेड्स अलग अलग प्रकार की, अलग अलग नंबरों की होती है। 3 नंबर वाला जो बीपी हैंडल होता है, 4 नंबर वाला जो बीपी हैंडल होता है, 17 नंबर तक की ब्लेड तो किसके ऊपर लगेगी? और 18 से आगे 4 नंबर के। ठीक है। होता क्या है वो सुन लो। इस टाइप का तो होता है हमारा बीपी हैंडल। ठीक है। बिल्कुल प्लेन चपटा टाइप का सा रहेगा और बीच के अंदर यहां पर एक खांच बनी रहती है, बीच के अंदर यहां पर। ठीक है। डिस्पोजेबल ब्लेड्स की साइज अलग अलग आ सकती है, इस प्रकार से मान लो आप तो। और इस ब्लेड के अंदर यहां पर खांच बनी रहती है, तो ये खांच इस वाली खांच के अंदर जाकर बिल्कुल फिक्स हो जाती है, जिसके वजह से आपस के अंदर हिलते डुलते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो आपको कि नहीं यार ब्लेड थोड़ी सी हिल रही है, आपको कहीं भी लगे कि लूज है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकता है, उस केस के अंदर ब्लेड को लगाने के बाद में यहाँ पर कॉटन बांध लेना, चाहे पट्टी बांध लेना, कुछ भी बांध लेना, क्योंकि अगर काम में लेते टाइम पे ब्लेड टूट गई तो नुकसान ज्यादा होगा। क्लियर होगा क्या वो सुनो। स्केलेबल ब्लेड की आवश्यकता पड़ती है हमारे को सर्जरी के दौरान, शल्य क्रिया के दौरान चीरा लगाने के लिए, इंसिजन लगाने के लिए। इंसिजन क्यों लगाना हमारे को? क्यों? क्योंकि हमारे को नीचे कुछ ना कुछ काम है, इस वजह से हमने इंसिजन लगाया। हम चाह रहे हैं कि इंसिजन जब हम लगा रहे हैं तो उसको एज ए क्लीन वुंड ट्रीट करें। पहले अपन ने क्लिपिंग करी है, उसके बाद में शेविंग करी, उसके बाद में स्क्रबिंग और उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाया। अब जाकर फिर अपन क्या लगा रहे हैं? इंसिजन। हम चाह रहे हैं कि मैं जहां पर इंसिजन लगाऊं वहीं का टिश्यू कटना चाहिए, उसके आसपास का टिश्यू नहीं कटना चाहिए। उसके लिए किसी न किसी शार्प ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और इस स्केलपल ब्लेड से ज्यादा शार्प कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना इसको काम में लेते टाइम पे, अगर गलती से आपकी उंगली के टच हो गई ना, आपको पता भी नहीं लगेगा और खून निकलना शुरू हो जाएगा, इतनी शार्प आती है ये वाली। ठीक है। गामा रे स्टेरिलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि क्यों? क्योंकि अगर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो इसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है। तो उत्तकों के शार्प डिसेक्शन करने के लिए आपको किसका उपयोग करना है? स्केलपल का। और क्यों करना है? क्योंकि नजदीकी उत्तकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। हमने कहा था घाव के किनारे बिल्कुल एक समान किसके अंदर होंगे? इंसिजन वुंड के अंदर, क्योंकि वो इंसिजन किससे लगाएंगे? स्केलपल से। आपने अगर आडा टेढ़ा भी काटा है ना, तो ये दोनों किनारे आडे टेढ़े बिल्कुल एक समान ही कटेंगे। आपने सीधा काटा है तो भी वैसे ही कटेंगे। अब आपकी इच्छा है आप इंसिजन कैसा लगाना चाह रहे हो। मन कर रहा है कि नहीं साहब ऐसे घुमावदार लगाएंगे अपन, तो घुमावदार लगा लो, और वरना सीधा। इंसिजन सीधा लगाने के बजाय, इस टाइप से लगाने के बजाय अगर ऐसा लगा लें तो क्या दिक्कत है क्या? कोई समस्या इसके अंदर? कोई समस्या नहीं है। समस्या है इसके अंदर। समस्या यह है कि जब आप सूचर लगाओगे यहां पर, तो सभी सूचर के ऊपर बराबर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ये सीधा है इंसिजन, तो उस केस के अंदर सभी सूचर्स के ऊपर बराबर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से सूचर खराब होने की संभावना बहुत कम रहेगी। क्लियर? दो भाग होंगे, बीपी हैंडल है और बीपी ब्लेड। ये तो हैंडल वाला पोर्शन है और ये ब्लेड वाला पोर्शन है। हैंडल की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के आते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर हैंडल के ऊपर 17 नंबर तक की ब्लेड लगेगी। कितने कितने नंबर तक? 17।
तो 1 से लेकर 17 तक सबकी साइज अलग अलग होती है, साइज कोई नहीं पूछता हमारे से, ना हमारे से नंबर पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि 17 नंबर तक की तो ब्लेड के ऊपर लिखा आएगा बकायदा नंबर। तो जब अपने पास में हैंडल दोनों होंगे, 3 नंबर और 4 नंबर, तो अपने को पता भी तो होना चाहिए ना, वहां पर ओनर के सामने लगा के थोड़ी देखोगे कि 3 नंबर में लग रहा है कि 4 नंबर में लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर तक की ब्लेड कौन सा हैंडल के अंदर आएगी, वही हैंडल हमारे को निकालना है। तो 17 नंबर तक की तो ब्लेड किसके अंदर आएगी, 3 नंबर वाले में, और 18 और 18 से ज्यादा वाली 4 नंबर के अंदर जाएगी। क्लियर है? लिखो इसके अंदर, सबसे पहले लिखोगे स्केलपल। लिखो, इसका उपयोग उत्तकों के तीक्ष्ण विच्छेदन, 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 अंग्रेजी के अंदर भी लिखोगे शार्प डिसेक्शन ऑफ टिश्यू। ब्रैकेट में लिखोगे शार्प डिसेक्शन ऑफ टिश्यू, उत्तकों के तीक्ष्ण विच्छेदन शार्प डिसेक्शन ऑफ टिश्यू के लिए करते हैं। इसका उपयोग उत्तकों के तीक्ष्ण विच्छेदन शार्प डिसेक्शन ऑफ टिश्यू के लिए करते हैं, ताकि नजदीकी उत्तकों को ताकि नजदीकी उत्तकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ताकि नजदीकी उत्तकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला लिखोगे बीपी हैंडल, सबसे पहले लिखो बीपी हैंडल, बीपी हैंडल, ब्रैकेट में लिखोगे बार्ड पार्कर हैंडल, बार्ड पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल। आगे लिखोगे 3 नंबर 4 नंबर, बार्ड पार्कर हैंडल, 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सेकंड नंबर पे लिखोगे स्केलपल ब्लेड, स्केलपल ब्लेड, SCALPEL, स्केलपल ब्लेड, स्केलपल ब्लेड। स्लेश लगा के लिखो बीपी ब्लेड, स्लेश लगा के डिस्पोजेबल ब्लेड। बीपी ब्लेड, स्केलपल ब्लेड या डिस्पोजेबल ब्लेड्स। ठीक है, नीचे की तरफ लिख लो, स्केलपल ब्लेड का स्प्लाइशन या निसंक्रमण। लिखो, स्केलपल ब्लेड का स्प्लाइशन या निसंक्रमण गामा रेज से करते हैं। स्केलपल ब्लेड का स्प्लाइशन गामा रेज, लिखा अपन ने पहले भी, गामा रेज से करते हैं, गामा रेज से करते हैं। तो लिखो नोट डाल के, 3 नंबर बीपी हैंडल, 3 नंबर बीपी हैंडल। अच्छा, नंबर तो इसके ज्यादा भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 नंबर बीपी हैंडल,
लिखो इसमें 17 नंबर तक की ब्लेड, 17 नंबर तक की ब्लेड। 3 नंबर बीपी हैंडल में कितने नंबर तक की? 17 नंबर तक की ब्लेड। ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है जैसे 12 नंबर की ब्लेड कौन से बीपी हैंडल में लगेगी, तो अपन ने बोल दिया कि भाई 17 से पहले वाली जितनी भी होगी वो, ठीक है, 4 नंबर बीपी हैंडल। लिखो 4 नंबर बीपी हैंडल, 18 व 18 से अधिक, 18 व 18 से अधिक। अट्ठारह व 18 से अधिक, ठीक है। क्या सर, समझा नहीं मैं क्या कहना सर। साइज, साइज अलग अलग आती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइज की निडल क्या काम आ रही है, वो ब्लेड कौन से क्या काम आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। पता कैसे लगेगा? फील्ड के अंदर जैसे जैसे नॉर्मली हम जो काम में लेते हैं ना वो 20-22 नंबर वाली होती है। इंसिजन लगाने के लिए जो काम में लेते हैं ना वो 20-22 नंबर की होती है, जो 4 नंबर के अंदर ही लगती है। एमपीडी वगैरह के अंदर हम काम में लेते हैं 12 नंबर ब्लेड, छोटी सी ब्लेड आती है त्रिकोणाकार आकार की, इस टाइप की, इस टाइप की आएगी वो। तो फायदा आसानी से तो अंदर चली जाएगी घुमाने पे, कट करने के। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ेगा। सर्जरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। ये तो हवा में बातें हैं सारी की सारी। मतलब डिस्पोजेबल ब्लेड्स काम में इसीलिए नाम वर्ड काम में लिया है क्योंकि ये सिंगल यूज होती है, एक बार काम में लेनी है फिर फेंक देनी है। ऐसा नहीं दोबारा धो के पर्स में रख लो तुम। बीपी हैंडल को नहीं फेंकना क्योंकि बीपी हैंडल सर्जिकल पैक का पार्ट है, उसको स्लाइस करेंगे हम दोबारा वहां पर। सेकंड नंबर पे लिखो सीजर, क्या होती है बताओ भाई, क्या काम आएगी कैंची सर्जरी के दौरान, बोलो। सुचर मटेरियल को काटने के लिए, और बाल काटने के लिए। क्लिपिंग लिख दूं क्या? ब्रैकेट में लिख देता हूं, समझ में नहीं आए तो। बाल काटने के लिए, और बताओ। बैंडेज काटने के लिए, और बोलो। क्या? अंदर मसल्स को काटने के लिए। ध्यान रखना कभी भी इंसिजन लगाते टाइम में मसल्स को नहीं काटना है। कोई नहीं पूछेगा, ये जो पूछेगा वो सुनो। ब्लंट डिसेक्शन ऑफ टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, पूछा जाएगा। ब्लंट डिसेक्शन ऑफ टिश्यू किसके द्वारा करते हैं? सीजर के द्वारा। होता है इसकी बात करते हैं अपन। सीजर की अगर बात करते हैं तो सीजर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है शार्प और पॉइंटेड, और दूसरी होती है मायो सीजर। घर के अंदर जो कैंची देखी होगी उसका आगे वाला मुंह कुछ ऐसा होगा, है ना। डॉक्टरों के पास में जो कैंची देखी होगी उसका आगे वाला मुंह ऐसा गोलाकार होगा। तो ये जो मुंह होता है जहां पर निकोला मुंह होता है इसका, इसको तो बोलते हैं शार्प और पॉइंटेड। और जो गोल घुमावदार है ये होगा मायो सीजर। कौन सी होगी? इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ब्लंट डिसेक्शन के लिए कौन सी काम में लेते हैं? मायो सीजर। होता क्या है, मसल्स के अंदर कहा था अपन ने कि मांसपेशियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल को मसल फाइबर भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तंतुओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तंतुओं का एक परफेक्ट विन्यास होता है। किसी भी मसल्स की अगर बात करें, मान लो ये तंतु ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तंतु, ठीक है। आपने हमने कह रखा है कि भाई इंसिजन लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्कैल्पल का। आपने इंसिजन लगा दिया यहां पर, आपने दूर दूर कर दिया, काम किया, अब बात आई टांके लगाने वाली। जैसे ही आपने टांके लगाने की कोशिश करी,
यहां से नीडल डाली, यहां से निकाली, और जैसे ही आपने गांठ लगाने की कोशिश करी आपका टांका पकड़कर बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं इसकी सुचर होल्डिंग कैपेसिटी सेम डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। मान लो ये उंगलियां हैं ऐसे ही लगी हुई हैं, आप इन उंगलियों के बीच में अगर ऐसे यहां से नीडल डाल के और इधर की तरफ से निकाल कर गांठ लगाओगे तो लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मसल्स फाइबर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ कि इधर से डालो नीडल, इधर से बाहर निकालो और ऊपर गांठ लगा दो, अब लगा सकते हो। लेकिन इंसिजन तो आपने ऐसा लगा दिया, अब ये वाला तो पॉसिबल है नहीं। जब ये वाला पॉसिबल नहीं है तो उस केस के अंदर क्या करें अपन? उस केस के अंदर अपन जाते हैं ब्लंट डिसेक्शन के ऊपर। करना कुछ नहीं है, ब्लंट डिसेक्शन के अंदर आपको कैंची लेनी है, मायो सीजर। मायो सीजर को डाला अपन ने यहां पर, पहले इसको बड़ी जल्दी रहती है, डाला नीडल, कैंची को डाल दिया। कैंची को डालने के बाद में घुमाया हमने ऐसे, और उसके बाद में कैंची को ओपन कर दिया। जैसे ही आप कैंची को ओपन करोगे ये मसल फाइबर हैं ये दूर दूर हो जाएंगे, काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये उंगलियां हैं, आपने यहां पर कैंची को डाला, ये डल गई, उसके बाद में कैंची को घुमाया और कैंची को दूर दूर कर दिया। दूर दूर करने से जो मसल फाइबर हैं वो दूर दूर हो गए। इसी को बोलते हैं ब्लंट डिसेक्शन, कि जहां पर आपने चीरा लगाया भी नहीं और चीरे बराबर काम भी हो गया आपका। जैसे ही आप इस कैंची को हटाओगे काम में लेने के बाद में, वापस से मसल फाइबर नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। अब आप यहां पर सूचर लगा दो, हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा ब्लंट डिसेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? परफेक्ट आंसर तो क्या दोगे? चूंकि मायोसीजर आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिलेगा तो आंसर क्या दोगे? दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं सर, ठीक है। सीजर के बाद में तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आते हैं हीमोस्टेट। इसको आर्टरी फोर्सेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी फोर्सेप, हीमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप। याद करो, क्लीन वुंड, क्लीन वुंड के अंदर सबसे पहले क्या किया था? क्या किया था? क्लिपिंग, फिर शेविंग, फिर स्क्रबिंग, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, फिर एनेस्थीसिया, फिर इंसिजन, और फिर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या था? नाम से पता लग रहा है हीमोस्टेट यानी रक्त स्त्राव को रोकने वाला। ठीक है, तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, रक्त स्त्राव होता किससे है? ज्यादा किससे होता है? आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है। तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हीमोस्टेट या रक्त स्त्राव, जिसको हम हीमरेज भी बोलते हैं, को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोचर, हॉलस्टेड और पिंस। आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, खास बात क्या रहती है? इसके सिरे पर अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। अनुप्रस्थ धारियां, ट्रांसवर्स ग्रूव पाई जाती है। होती क्या वो सुनो, कैंची जैसा ही होता है। पहली बात तो फोर्सेप वर्ड काम में लेते हैं अपन जिसके अंदर ये वाला सिस्टम रहता है, कैंची वाला। यहां से तो दोनों सिरे जिसके अंदर अपन अंगूठा और उंगली डालते हैं, बीच के अंदर से जुड़ा हुआ है, और ये आगे वाला पोर्शन है। आगे वाला पोर्शन ये शार्प हो सकता है, कैंची के अंदर शार्प ही होता है किनारे, जिसकी वजह से आप काट देते हो आसानी से। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप की अगर बात करते हैं तो ये थोड़े से मोटे होते हैं इस प्रकार से। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के देखो ना सामने की तरफ से,
तो ये सिरा आपको, और इसके अंदर ये धारियां दिखाई देगी ऐसी वाली आपको, पूरी तरफ धारियां ही धारियां होंगी। मान लो किसी ब्लड वेसल से ब्लड निकल रहा है, तो आप इस फोर्सेप को लगाओगे और लगा के छोड़ दोगे, लॉक सिस्टम रहता है इसके अंदर। तो ये अनुप्रस्थ धारियां उस ब्लड वेसल को लाइगेट करने का मतलब लॉक करने का काम कर देगी, जिसकी वजह से रक्त स्त्राव रुक जाएगा। इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, हीमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप। शेप और साइज सबने अपने अपने हिसाब से बनाए, इसलिए अलग अलग नाम दे दिया अपन ने। पहले नंबर पे कोचर है, दूसरे नंबर पे हाल्स्टेड और तीसरे नंबर पे पीन्स है। धारियां कैसे मिलेगी, लंबवत धारियां। ठीक है। सेम ऐसा ही उपकरण आता है निडल होल्डर। क्या आता है, निडल होल्डर। नाम से पता लग रहा है निडल को होल्ड करने वाला। क्या काम आएगा, सूचर लगाते समय निडल को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए खास बात क्या रहेगी, बीच में एक लंबवत खांच पाई जाती है। होगा क्या वो सुनो, निडल होल्डर जैसा ही है तो वही सेम। मान लो एक तरफ तो आपको दे रखा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, सामने की तरफ से देख रहे हैं अपन तो एक तरफ तो दे रखा है आपको आर्टरी फोर्सेप और दूसरी तरफ दे रखा है आपको निडल होल्डर, की आप पहचानोगे कैसे कौन सा आर्टरी फोर्सेप है कौन सा निडल होल्डर है। ठीक है। आर्टरी फोर्सेप के अंदर ये अनुप्रस्थ धारियां मिलेगी आपको इस प्रकार से, ऐसी धारियां मिलेगी आपको। ठीक है। पूरी ऑल ओवर द बॉडी के ऊपर जितना भी आगे वाला पोर्शन रहेगा उस वाले पोर्शन के अंदर ऐसी अनुप्रस्थ धारियां ही मिलेगी आपको। यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको अनुप्रस्थ धारियां ऐसी नहीं मिलकर बीच के अंदर एक खांच मिलेगी, इस तरह से गड्ढा टाइप का दिखेगा। इसी को कहा है एक लंबवत खांच। कितनी लंबवत खांच, एक। निडल पकड़नी है आपको, अगर सीधी निडल है तो आपको इसके खड्डे की जरूरत थी नहीं, आपने पकड़ लिया निडल को, पकड़ने के बाद में वो रुक गई वहीं पे। ठीक है। लेकिन अगर आप कर्व्ड निडल का इस्तेमाल करते हो, कर्व्ड यानी मुड़ी हुई निडल का इस्तेमाल करते हो, तो अब आप इसको डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करोगे तो इधर उधर भगने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो छोटा सा ये वाला एंगल है, इसका ये वाला एंगल उस के अंदर मैनेज ही नहीं हो पाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए बीच के अंदर क्या बना दी, खांच। खांच बनाने से जो इसका एंगल है वो एंगल इस खांच के अंदर आकर हो गया फिक्स, जिसकी वजह से निडल को हमने आसानी से पकड़ लिया। क्लियर है। तो यहां पर भी आपको छोटी छोटी खांच तो दिखाई देगी ऐसी वाली, इस टाइप से, लेकिन एक बड़ी खांच आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, बीच के अंदर। ये क्या कहलाएगा, निडल होल्डर। तो जिसके अंदर लंबवत खांच है वो तो है निडल होल्डर, और जिसके अंदर अनुप्रस्थ खांच है वो क्या है, दिक्कत यहां तक। तो सीजर की अगर बात करते हैं तो ये तो जानते हो आप, लेकिन ब्लंट डिसेक्शन के लिए किसका उपयोग करते हैं, मायो सीजर। और ब्लंट डिसेक्शन करते किसका है, मसल्स का। किसका करते हैं, मसल्स का। दो प्रकार की होगी, शार्प और पॉइंटेड। ये वाली तो है आगे की तरफ से नुकीला सिरा है तो शार्प और पॉइंटेड है, और गोल घुमावदार सिरा है तो मायोसिस, मायोसिजर। ठीक है ना। अब सीजर के अंदर भी स्ट्रेट आती है, एक तो बिल्कुल सीधी, एक कर्व्ड आती है जो थोड़ी सी घूमी हुई कैंची आती है, वैसे भी हो सकती है, कोई नहीं पूछता हमारे से। इतना याद रखना हमारे को, लिखना शुरू करो।
लिख लिया सबने? हेलो, गुड मॉर्निंग बस। बिजी था वैसे, बिजी था, बिजी क्लास में। सही में? चलो फिर मैं करूँगा बाद में। ओके। आती भी कि नहीं आती है? थोड़ी थोड़ी। लिख लिया? सर रिपीट करो, पहले लिख लो फिर रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट लिखो।
बर्डिजो क्या काम आता है? गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर। छठे नंबर पे आता है इमेस्कुलेटर। किसके अंदर करेंगे उपयोग? स्पर्मेटिक कोड काटने के लिए। इमेस्कुलेटर। घोड़े के अंदर कास्ट्रेशन जो किया जाता है वो ओपन मेथड के द्वारा किया जाता है, सर्जिकल मेथड के द्वारा। और सर्जरी के अंदर स्कोटर में वृषण कोश के ऊपर चीरा लगाया जाता है, फिर टेस्टिस को बाहर निकाला जाता है, फिर स्पर्मेटिक कोड को काटा जाता है। उस टाइम पर स्पर्मेटिक कोड को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इमेस्कुलेटर का उपयोग करते हैं। जबकि बर्डिजो का उपयोग हम बाहर से ही करते हैं, क्लोज मेथड के अंदर। लार्ज एनिमल के अंदर लार्ज बर्डिजो आता है, स्मॉल एनिमल के लिए स्मॉल बर्डिजो आता है। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखोगे। इमेस्कुलेटर का उपयोग सिर्फ घोड़े के अंदर किया जाएगा और किसी में नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। क्या सर? सर घोड़े में बड्डी जो करते तो हम नाम नहीं लिख देते यहाँ पर घोड़ा? कारण? क्योंकि वो घोड़ा है। क्या घोड़े के अंदर बड्डी यूज करते हैं? नहीं कर सकते घोड़े के अंदर बर्डी जूस से। उसका कारण यह है कि घोड़े के अंदर जो स्पर्मेटिक कोड होती है वो काफी मोटी होती है, तो बर्डी जूस से वो क्रश हो ही नहीं पाती। इस वजह से घोड़े के अंदर कास्ट्रेशन बर्डीजो के द्वारा नहीं किया जाता। स्पर्मेटिक कोड मोटे होने के कारण ही, अगर मान लो गाय भैंस के अंदर स्पर्मेटिक कोड को अगर आप कट करना चाहते हो बर्डीजो के द्वारा, सर्जिकल मेथड से भी तो कर सकते हो ना आप। उस केस के अंदर आपको स्पर्मेटिक कोड को बांधने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पर्मेटिक कोड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी भी आती है, जिससे रिक्त स्त्राव ज्यादा होता है। गाय भैंस की अगर बात करते हैं, भेड़ बकरी की अगर बात करते हैं, तो स्पर्मेटिक कोड पतली होती है, तो काटने के बाद में अगर आप उसको लाइगेट कर देते हो तो रक्त स्त्राव रुक जाता है, फिर आप छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। लेकिन घोड़े के अंदर दिक्कत यह है कि अगर आपने स्पर्मेटिक कोड को लाइगेट काटने के बाद में अगर स्कैल्पल से अगर काट दिया और उसके बाद में ऊपर से बांध दिया, तो भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी उस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी होती है। तो स्पर्मेटिक कोड को इसीलिए इमेस्कुलेटर से काटा जाता है, ताकि घोड़े के अंदर ब्लीडिंग ना हो, वरना तो बर्डीजो में क्या ही खराबी थी। इमेस्कुलेटर की जब सर्जरी कर रहे हो तो इमेस्कुलेटर की भी क्या जरूरत है? आप तो ब्लेड से काट दो ना। लेकिन ब्लेड से काटने पर हमको लाइगेट करना पड़ता है। हीमोस्टेसिस अपन पढ़ेंगे आगे की तरफ। हीमोस्टेसिस यानी रक्त स्राव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है बांध देना। कोई ब्लड वेसल अगर कट गई है, उंगली कट गई, तो ऊपर से बांध दो, आगे ब्लड फ्लो होगा ही नहीं। तो घोड़े के अंदर स्पर्मेटिक कोड इतना मोटा है कि टेस्टिकुलर आर्टरी से ब्लीडिंग रुकती ही नहीं वहां पर बांधने से, लाइगेशन काम ही नहीं आता। इसीलिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ी? इमेस्कुलेटर की आवश्यकता पड़ी। क्लियर? कितने हो गए? 6। देखो इधर 7वें नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है थंब फोर्सेप। इसी को बोलते हैं टिश्यू फोर्सेप, इसी को बोलते हैं डिसेक्टिंग फोर्सेप। इतने नाम आते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप।
बातें नहीं रहे। एलएस टिश्यू फोर्सेप, दोनों के अंदर फर्क समझो। सबसे पहले हमारे पास में थंब फोर्सेप, थंब यानी अंगूठा, अंगूठे से पकड़ने वाला फोर्सेप। दूसरे नंबर पे आता है टिश्यू फोर्सेप, टिश्यू को पकड़ने वाला फोर्सेप। और डिसेक्टिंग फोर्सेप, क्योंकि ये डिसेक्शन के दौरान हमारे सबसे ज्यादा काम आता है, इसीलिए इसको डिसेक्टिंग फोर्सेप भी बोलते हैं। आपने देखा छोटी चिमटी जैसा फोर्सेप, जिसको अपन पेन की तरह पकड़ते हैं, दूर ऑटोमेटिक, पहले तो किनारे तो दूर ही होते हैं, आप इसको दबाते हो तो पास में आ जाते हैं, किसी टिश्यू को पकड़ने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। तो डिसेक्टिंग फोर्सेप, थंब फोर्सेप का उपयोग किस टाइम पे किया जाएगा? सूचरिंग के दौरान घाव के किनारों को पकड़ने के लिए। वहां पर उपयोग करेंगे। और दूसरा डिसेक्शन के लिए। किसके लिए? डिसेक्शन के लिए, है ना। विच्छेदन बोलते हैं इसको, अंग विच्छेदन मान सकते हो। एनाटॉमी की अगर बात करते हैं तो एनाटॉमी दिखाने के लिए आपको किसी मरे हुए जानवर को दिखाते हैं। मरे हुए जानवर के ऊपर पहले इंसिजन लगाते हैं स्किन के ऊपर, फिर उसको ओपन करते हैं दूर दूर, उसके बाद में मसल्स के ऊपर इंसिजन लगाएंगे और इस थंब फोर्सेप्स से मसल्स को दूर करेंगे। बीच के अंदर कोई ब्लड वेसल वगैरह होगी वो भी आपको दिखाई देगी, नर्व वगैरह दिखानी हो तो डिसेक्शन बेसिकली आपके कॉलेज के अंदर शायद करवाते नहीं है डिसेक्शन वगैरह, तो है ना, वहां पर तो वैसे नॉर्मली चलता है। तो वहां पर डिसेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थंब फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप या डिसेक्टिंग फोर्सेप का, एक ही है नाम ही है। ठीक है, आपने इंसिजन लगा दिया, लगाने के बाद में इस घाव के किनारे दूर दूर हो गए। अब टाके लगाते समय इनको पास पास में लेकर आना है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ लो आप, हाथों के अंदर संक्रमण है। हमने इस फोर्सेप को पहले से स्टाइल कर रखा है, तो उस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम घाव के किनारे को पकड़ने के लिए पहले इसको पकड़ेंगे, पकड़ लिया आपने चिमटी से, उसके बाद में निडल प्रिक करके निकाल लेंगे, फिर दूसरे किनारे को पकड़ेंगे, फिर निडल प्रिक करके निकाल लेंगे और फिर गांठ लगाएंगे अपन। ठीक है, तो सूचरिंग के दौरान घाव के किनारे को पकड़ने के लिए भी किसका उपयोग करेंगे? थंब फोर्सेप का। थंब फोर्सेप की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है प्लेन और एक होता है दांत वाला, टूथ। एक तो बिल्कुल प्लेन है सरफेस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक वो जिसके अंदर दांत दांत से लगे हुए आपस में इंटरलॉक होने के लिए। दोनों प्रकार के होते हैं। अगर मान लो टिश्यू गहराई के अंदर है, अगर मान लो टिश्यू थोड़ा सा गहराई के अंदर है, तो आपसे थंब फोर्सेप से पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो टिश्यू बार बार फिसल जाएगा, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाएगा। उस केस के अंदर फिर हम किसका उपयोग करते हैं? एलएस टिश्यू फोर्सेप से। गहराई में स्थित उत्तक को पकड़कर बाहर खींचने के लिए पहला काम, और दूसरा घाव के किनारे ज्यादा दूर होने पर उनको सूचरिंग के दौरान पास लाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एलएस टिश्यू फोर्सेप। खास बात है, इसके आगे के सिरे पर माउस टिप पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो किसी चीज को पकड़ना होता है तो उंगलियों से पकड़ के खींच सकते हैं आराम से। आप किसी चीज को खींचना चाह रहे हो तो उंगली से पकड़ लो, आप खींच लोगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी जोर लगाने की, अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हुआ उसके अंदर, तो वो चीज आपकी उंगलियों के बीच के अंदर से फिसल कर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी गहराई पर कोई उत्तक है, उसको आप सूचर करना चाह रहे हो या इंसिजन लगाना चाह रहे हो, कुछ भी अगर करना चाह रहे हो, तो पहले उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आप उस केस के अंदर थंब फोर्सेप का उपयोग करोगे तो थंब फोर्सेप से वो फिसल जाएगी, बार बार पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसी चीज को आप ऐसे पकड़ने के बजाय नाखून गड़ोकर फिर पकड़ो तो ज्यादा अच्छे से ग्रिप आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर इसके आगे की ओर माउस टिप लगा रहता है, यानी कि आगे की तरफ एक दांत निकला रहता है जो बेसिकली टिश्यू के अंदर गड़ जाता है, और फिर आप पकड़कर खींचते हो तो वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो गहराई पर स्थित उत्तकों को पकड़कर बाहर खींचने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं? एलएस टिश्यू फोर्सेप, पहली बात।
दूसरी बात, अगर हॉर्न एम्पुटेशन करते हैं अपन, सींग काटते हैं जैसे किसी भी केस के अंदर, तो आपको पता ही है कि सींग काट रहे हो तो कम से कम इतना बड़ा सींग कटेगा, त्वचा तो यहीं तक है, अंदर तक तो है नहीं। तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, इस इंसिजन को बढ़ाते हैं और बढ़ाकर इतना कर देते हैं इसको, ठीक है। स्किन के किनारों को पास में लेकर आओगे तभी जाके तो सूचर लगेगी, तभी जाके तो सूचर लगेगी। अब स्किन तो इतनी कितनी बनाई भगवान ने, क्योंकि भगवान को तो सींग बनाना था, भगवान को थोड़ी पता था कि आपको आगे जाके काटना है और आपको सूचर भी करनी है। लेकिन जब तक घाव के किनारे पास नहीं आएंगे तब तक आप सूचर नहीं लगा पाओगे। दो काम करोगे आप इस केस के अंदर, सींग को तो काट दिया आपने, काटने के बाद में टांके लगाने की बारी आई। सींग पता ही आपको फ्रंटल अस्थि के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। सींग जब फ्रंटल अस्थि के ऊपर पाया जा रहा है तो फ्रंटल अस्थि के साथ में त्वचा चिपकी हुई रहती है सबक्यूटेनियस फेशिया के कारण। तो आपको कैंची डालनी है पहले तो स्किन और बोन के बीच के अंदर, कैंची डाल दी आपने, चले गई, मायोसिजर थी आपके पास में, मायोसिजर डाल दी, आपने कैंची को खोलना शुरू किया। वहां पर खोलने से क्या फायदा होगा कि जो त्वचा चिपकी हुई है बोन से वो अलग हो जाएगी पहली बात तो, क्योंकि त्वचा के अंदर इलास्टिक तंतु पाए जा रहे हैं तो त्वचा फिर खिंचाग आएगी। अगर इस त्वचा को आप टिश्यू फोर्सेप या थंब फोर्सेप से पकड़ने कर खींचने की कोशिश करोगे तो जोर ज्यादा आएगा, तो उस केस के अंदर ये बार बार फिसलेगी। आपको तो सूचर तो लगाने लगाने, आपने क्या किया, एक एलिस टिश्यू फोर्सेप तो इधर की तरफ लगा दिया, एक एलिस टिश्यू फोर्सेप इधर की तरफ लगा दिया, दोनों को एक दूसरे के पास में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर खींचा, जिसकी वजह से इधर की त्वचा तो इधर आ गई और इधर की त्वचा इधर की तरफ आ गई। यह काम आप नहीं करोगे, आपका असिस्टेंट जो साथ में रहेगा वो करेगा, क्योंकि आप ही अगर दोनों एलिस टिश्यू फोर्सेप को पकड़ लोगे तो फिर टांके कौन लगाएगा। तो या तो ओनर से बोल दो कि भैया इसको पकड़ लिया आपने, पकड़ने के बाद में पोजीशन में लाके भाई इसको ऐसे पकड़े रहना, हिलाना मत, तब तक मैं सूचर लगा देता हूँ। तो उस केस के अंदर जहां पर आपको लगता है कि आपको प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, थंब फोर्सेप आपका काम नहीं आ पा रहा है, उस केस के अंदर घाव के किनारे को नजदीक लाने के लिए फिर आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, एलिस टिश्यू फोर्सेप का उपयोग करना पड़ेगा। और वो उपयोग क्यों कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसके आगे की तरफ चूहे जैसा दांत होगा जो बास में जाकर टिश्यू के अंदर जाकर लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको खींच पाओगे, एक्स्ट्रा ग्रिप प्रदान करेगा। टिश्यू फोर्सेप के द्वारा भी आप टिश्यू पकड़ सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है इसके पास में। लूज टिश्यू है तो आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी, थोड़ा सा भी जोर आएगा, उस केस के अंदर आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, दिक्कत। शार्प टीथ वाला इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के दौरान टिश्यू को होल्ड करने के लिए, एलिस टिश्यू फोर्सेप, बिल्कुल सही है भाई। परिचर वाले फ्री हो गए क्या, अब थोड़ी है। फिर जैसे ये चले जाते हैं, कितने बजे जाते हैं ये, 11 बजे, 11 बजे जाते हैं ना ये वाले तो, ये 12 बजे मेरे बाद किसकी क्लास होगी, जादौन सर की। अच्छा,
लिख लिया? लिख लिया? नवे नंबर पे अगर बात करते हैं तो नाम आता है डोयंस इंटेस्टाइनल क्लैम्प। और इसके बाद में आता है 10वें नंबर पे क्लैम्प की अगर बात करते हैं तो एक और नाम आता है टावल क्लैम्प। इसको बोलते हैं टावल क्लैम्प। इंटेस्टाइनल क्लैम्प नाम से पता लग रहा है किसके लिए काम में लेंगे? इंटेस्टाइन, आंत के ऑपरेशन के समय। आंत को पकड़ने के काम आता है। आपको पकड़ना क्यों है? जिससे कि आंत में भरा हुआ इंजेस्टा पचित भोजन उधर गुहा में ना आए। टावल क्लैंप की अगर बात करते हैं तो टावल क्लैंप का उपयोग किया जाता है निसंक्रमित कपड़े को स्किन के साथ पकड़ने के लिए। किसका उपयोग करेंगे? टावल क्लैंप। इंटेस्टाइन पढ़ी अपन ने एनाटॉमी के अंदर? कितने मीटर की होती है? 51 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 11 मीटर। छोटी आंत की 38 मीटर की क्या होती है? और 1-1 मीटर की डोडेनियम और इलियम। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कॉलन। कितने मीटर का? 10 मीटर का। ठीक है, तो इतनी लंबाई है, इसका मतलब है कि पाइप जैसी तो नहीं। ठीक है, आपको आंत का कोई भी ऑपरेशन करना है, ये आंत पाइप जैसा है मान लो, ऑपरेशन करना है तो जैसे ही आप आंत के ऊपर इंसिजन लगाओगे, यहाँ पर मान लो चीरा लगा दिया, तो आंत के अंदर जो पचित भोजन है वो इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएगा और संक्रमण पैदा करेगा। ऐसा ही होगा? ठीक है, आप चाहते हो कि ये संक्रमण ना हो। आंत आपके सामने रखी हुई है, आपने एक क्लैंप लगा दिया है यहाँ पर, डोयंस इंटेस्टाइनल क्लैंप लगा दिया एक यहाँ पर। आपको पता है कि मेरे को इंसिजन यहाँ पर लगाना है ना? आंत को थोड़ा सा दबाकर जो इंजेस्टा भरा हुआ था इसको तो साइड में कर दिया और दूसरा क्लैंप लगा दिया यहाँ पर। अब ये इंजेस्टा इधर की तरफ नहीं आ सकता और इधर की तरफ वाला पीछे की तरफ नहीं जा सकता। अब आप इंसिजन लगाओगे तो इंजेस्टा एब्डोमिनल कैविटी को संक्रमित नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डोयंस इंटेस्टाइनल क्लैंप। डोयंस साइंटिस्ट का नाम है, इंटेस्टाइन के ऊपर लगा रहे हैं इसलिए इंटेस्टाइनल क्लैंप। ठीक है, सर्जरी के दौरान देखा होगा आपने कि सर्जरी के दौरान हरे रंग के कपड़े पेशेंट के ऊपर डाले जाते हैं, सिर्फ उतनी ही साइट ओपन रखी जाती है जितनी आपको चीरा लगाना होता है या इंसिजन लगाना होता है। मान लो ये पूरा का पूरा रूमन वाला पोर्शन है, ये त्रिकोणाकार पोर्शन है मान लो, ये पैरालंबर फोसा है,
आपको पता है कि मेरे को इंसिजन यहाँ पर लगाना है, ऐसा इंसिजन लगाना है। आपने एक कपड़ा था, उस कपड़े के अंदर खिड़की बनवाई, और उस खिड़की बनवाने के बाद में उस पूरे कपड़े को आपने डाल दिया इसके ऊपर। अब आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पर आपको इंसिजन लगाना है। इसको बोलते हैं ड्रेप। क्या बोलते हैं? ड्रेप। अब ये कपड़ा इसी पोजीशन में बने रहे, इसके लिए आपको जैसे नॉर्मली अपन बाहर तार के ऊपर कपड़े सुखाते हैं तो वो चिटकी टाइप की नहीं लगा देंगे, वैसी चिटकी टाइप की अपने को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 4 जगह लगानी पड़ेगी। इस चिटकी को क्या बोलेंगे? टॉवल क्लैंप। लेकिन वो वैसे वाली चिटकी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, ये थोड़ी सी इस टाइप की होती है, 8 आकार की, इस टाइप की होती है। तो इसको थोड़ा सा दबाओगे तो ये मुंह इसके पास पास में आ जाएंगे, और फिर टॉवल के ऊपर लगा देंगे अपन इसको, और ये वहीं के वहीं बना रहेगा हमारे को। तो इस निसंक्रमित कपड़े का नाम क्या है? ड्रेप। इस ड्रेप को स्किन के साथ में पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? टॉवल क्लैंप का। और आंत की सर्जरी के दौरान आंत को पकड़ने के लिए डोइंस इंटेस्टाइनल क्लैंप, जिससे आंत में भरा हुआ इंजेस्टा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ना आए। दिक्कत? सर लंपी स्किन डिजीज वापस एक्टिव हो गई क्या? कोटा से अभी लंपी से मरने वाले 18 गांव की रिपोर्ट आई है। पता नहीं, सुना नहीं भी डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक तो। जयपुर साइड में तो है नहीं अभी। क्या हो गया सर? पड़ोसी से पूछते हो, मेरे से पूछ लिया करो रे तुम। ये मत कहना कि सर पड़ोसी ज्यादा प्यारा। लिख लिया? 11वें नंबर पे आता है प्रोब। घाव की गहराई व दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रोब। कुछ नहीं होता, एक जैसे अपने ये रिफिल आती है ना, वैसे स्टील की रोड होती है। आपको पता लगाना है कि भाई घाव कितना गहरा है। मान लो किसी ने चाकू मार दिया, आपको देखना है कि घाव कितना गहरा है। आपने जैसे पेन जैसे संरचना उस घाव के अंदर डाल दो, जिधर भी डायरेक्शन होगी, जिधर भी कटा हुआ उधर की तरफ ही जाएगा ऑटोमेटिक ये तो। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा भाई इतना तो गहरा हुआ है और इस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। तो इस घाव की गहराई और दिशा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रोब का। लिखो। क्या? ना 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 ना, ग्रुप डायरेक्टर अलग चीज है। देखो सर ने नाम ले लिया तो वो भी लिख देता है। ग्रुप डायरेक्टर।
इसमें लंबी लंबवत खांच पाई जाती है, जिस पर स्केलपल रखकर गहराई में चीरा लगाया जाता है। गहराई में चीरा लगाया जाता है। स्पेशली अगर बात करें पेरिटोनियल डिसेक्शन के लिए, किसका उपयोग करेंगे? ग्रूव डायरेक्टर। देखो, ग्रूव डायरेक्टर जो होता है वो एक लंबी संरचना रहती है, बीच के अंदर एक लंबवत खांच रहती है। आप चाह रहे हो कि मेरे को अंदर की तरफ इंसिजन लगाना है, अब आप स्केलपल ब्लेड को लेकर जाओगे तो पहले वो स्किन को काटेगी, उसके बाद में मसल्स को काटेगी, उसके बाद में पेरिटोनियम को काटेगी। आप चाह रहे हो कि स्किन भी नहीं कटे, मसल्स भी नहीं कटे और सिर्फ पेरिटोनियम में कटे। ग्रुप डायरेक्टर आगे की तरफ से शार्प होता है, आप पहले ग्रुप डायरेक्टर के ऊपर स्केलपल को रखोगे उल्टा। उल्टा कैसे रखोगे कि उसका जो शार्प हैंड है वो ग्रुप डायरेक्टर की ग्रुव के अंदर की तरफ रहे, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप डायरेक्टर को डालोगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ग्रुप डायरेक्टर जा रहा है तो आगे से नुकीला है तो नॉर्मली प्रवेश करेगा, इंसिजन तो लगेगा नहीं। अंदर आपको लगता है कि पेरिटोनियम तक पहुंच गया, उसके बाद में ग्रुप डायरेक्टर को से ग्रुव से इस स्केलपल को आगे की तरफ खिसकाओगे। आगे की तरफ खिसकाओगे तो शार्प एंड जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा। आप इंसिजन लगाओ, इंसिजन लगाने के बाद में वापस से पीछे की तरफ खींचो और ग्रुप डायरेक्टर के साथ में वापस से बाहर निकाल लो। तो पेरिटोनियल डिसेक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्रुप डायरेक्टर का। लंबवत खांच का फायदा क्या रहेगा कि इस खांच के अंदर स्केलपल का जो शार्प एंड रहेगा, जो नुकीला शिरा है, वो अंदर की तरफ रहेगा, तो टिश्यू को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जहां पर आपको लगता है कि मेरे को यहां पर इंसिजन लगाना है, आप स्केलपल को पीछे से धक्का दोगे तो ब्लेड बाहर की तरफ आ जाएगी, इंसिजन लगाओ और वापस से ब्लेड को उसी खांच के अंदर रखकर बाहर निकाल दो। क्लियर है? तो पेरिटोनियल डिसेक्शन के लिए तो हम काम में लेते हैं ग्रूव डायरेक्टर, घाव की गहराई और दिशा प्राप्त करने के लिए प्रोब का उपयोग करते हैं। लिखिए, कौन सा डायरेक्टर है? जॉइंट डायरेक्टर है। अभी तुम्हारे को पता नहीं है कि जॉइंट डायरेक्टर चीज क्या होती है। जॉइंट डायरेक्टर वो आदमी है जो आपको तनख्वाह देता है, सैलरी देगा आपको। डीडीओ पावर होती है उसके पास में। डीडीओ पावर मतलब फाइनेंशियल पावर। उसने मना कर दिया कि नहीं देनी तो नहीं देनी। किसी दिन आगे चेक करने तुम नहीं मिले, आपने कह दिया नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलूंगा, बोल सकते हो। वो वहां पर जाकर एक अकाउंटेंट को बोलेगा इसकी सैलरी मत बढ़ाना, अपने आप आएगा अपने पास में। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कभी तो जाओगे सैलरी लेने के लिए? नहीं जाओगे? फिर क्यों तैयारी कर रहे हो फालतू? सैलरी नहीं लेनी है तो। चेटल फोर्सेप, स्वाब होल्डर या स्पंज फोर्सेप? फर्क समझो दोनों के अंदर। पुराने टाइम की अगर बात करते हैं तो पुराने टाइम के ऊपर डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज नहीं आया करती थी। उस टाइम पर काम में लेते थे इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर। क्या काम में लेते थे?
इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइजर से निसंक्रमित निडल व सिरिंज को पकड़कर बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चिटल फोर्सेप। इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइजर का उपयोग किया जाता है, इसका खुद का उपयोग अगर बात करें, निडल व सिरिंज निसंक्रमित करने के लिए। पुराने टाइम पे देखा हो तो अपने यहाँ पे निडल जो चलती थी ना, वो स्टील वाली आती थी, पूरी पूरी स्टील की। अभी जो निडल आ रही है उसके पीछे की तरफ तो प्लास्टिक कैप लगी रहती है, पुरानी वो स्टील वाली आती थी। तो वो स्टील वाली इसलिए आती थी क्योंकि हमारे को बार बार काम में लेना होता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइजर होता था एक बक्से जैसा होता था, इस टाइप का, पानी भरा रहता था इसके अंदर, नीचे की तरफ रोड लगी रहती थी गर्म करने के लिए, और बीच में एक प्लेट लगी रहती थी यहाँ पर, और इस प्लेट के ऊपर निडल पड़ी रहती थी और सिरिंज पड़ी रहती थी। जब चालू करते थे तो पानी गर्म होता था, गर्म होता था तो उबलता था, उबलता था तो ये निडल इस पानी के अंदर डूबी रहती थी, और उबलने के कारण ये निडल और सिरिंज स्टेराइल हो जाती थी। स्टेरिलाइजेशन के अंदर पढ़ा अपन ने बॉइलिंग वाटर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर 30 मिनट तक अपन करते हैं, स्पोर को नष्ट करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कितना परसेंट? 2%। कितना? 2%। 2%, 0.2 नहीं, 2%। और 0.1% क्या मिलाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब पानी तो है गर्म, मान लो कोई पेशेंट आ गया, पेशेंट आ गया तो निडल सिरिंज तो निकाल ली। अब ऐसा तो नहीं कि हाथ डाल के, शक्तिमान थोड़ी हो कि हाथ डाल के निकाल रहा होगा। उस केस के अंदर अपन किसका उपयोग करेंगे? चीटल फोर्सेप का। तो इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइजर से निडल और सिरिंज को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चीटल फोर्सेप का। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के अंदर ही हॉट एयर ओवन पढ़ा अपन ने, हॉट एयर ओवन के द्वारा किस किस का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? कांच के उपकरण का, स्वाब का, पाउडर का। स्वाब या गोज पैड। ठीक है, आपने स्टेराइल कर लिया पट्टी को और कॉटन वॉटन सबको, और एक स्टील के कंटेनर के अंदर रख लिया। अब आपको सर्जरी के दौरान जरूरत तो पड़ेगी इसको। अब ऐसा तो नहीं कि आप सर्जरी के दौरान हाथ डालोगे उसके अंदर, क्योंकि जैसे ही आप सर्जरी कर रहे हो आपके हाथ तो संक्रमित हो गए। अब आप अगर इस स्टील के कंटेनर के अंदर अगर स्वाब को निकालने के लिए हाथ डाल रहे हो, तो अपने पास में जितनी भी स्वाब है वो सारी की सारी संक्रमित हो जाएगी। आप चाहते हो कि संक्रमित हो? नहीं। तो हाथ से निकालने के बजाय हम किसका उपयोग करेंगे? स्वाब होल्डर का। तो स्वाब होल्डर तो कोई नहीं कहेगा आपसे, क्यों? क्योंकि नाम में पता लग रहा है कि स्वाब को होल्ड करने वाला। आपसे कहेगा स्पंज फोर्सेप क्या काम आता है? तो स्पंज फोर्सेप बेसिकली काम आता है निसंक्रमित स्वाब को, स्वाब या गोज पैड को स्टील के कंटेनर से बाहर निकालने के लिए। तो उस स्टील के कंटेनर से स्वाब को पकड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पंज फोर्सेप की जरूरत पड़ेगी। स्वाब होल्डर आपको दिया ही नहीं जाता ऑप्शन के अंदर। क्लियर है?